हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने सिलेबस डिस्कशन किया था असिस्टेंट टीचर के लिए, है ना? तो उसमें जो हमने मैथ्स का देखा था ना, मैथ्स में हमने इतना सारा चीज देखा था। 4 यूनिट में पूरे मैथ्स को, पूरे एप्टीट्यूड को बांटा गया है, जिसमें आपका मैथ्स का पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी भी है। तो पेडागोजी तो हमको फिलहाल देखेंगे, उसको बाद में, है ना। हमारा जो मेन पोर्शन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वो है यूनिट 4 में। ठीक, ये यूनिट 4 में इतना बड़ा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये पोर्शन पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक, ऊपर के जो है वो थियोरिकल है ना, यानी कि जो पेडागोजी से संबंधित है वो आपके थियोरिकल है। जो भारतीय गणितज्ञों के बारे में जानना है वो भी आपका पूरा थियोरिकल है। उसको एक एक वीडियो में हम समराइज कर देंगे, वो जल्दी से वो खत्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखें तो इकाई 4 का जो आपका पहला क्वेश्चन है 4.1, वो है दशमलव प्रणाली। यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक, फिर धीरे धीरे एक एक करके हम इन सभी को पूरा करते जाएंगे। चलो तो देखते हैं हमारा आज का जो डेसिमल सिस्टम है उसमें हम क्या क्या सीखेंगे, क्या कौन कौन सी चीजें आएंगी और कैसे उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे बेसिक जो है वो है हमारा अंक, यानी कि डिजिट। और दूसरा है क्या, संख्या। ठीक है। तो बहुत लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन होता है। स्टार्टिंग हमारा यहीं से होगा, अंक से होगा। पूरे गणित की शुरुआत कहाँ से होगी, हमारी अंक से होगी, है ना। और अंक से ही क्या बनते हैं, संख्याएं बनते हैं। लेकिन ये जो बेसिक डिफरेंस है वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। कई लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, उनको ये चीजें समझ में आती होंगी। लेकिन ये जो लेक्चर है वो खास करके उनके लिए है जिनका बेसिक पूरा का पूरा गायब है। उनको बस जोड़ना घटाना आता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता है, लेकिन बेसिक से उनका लेना देना नहीं, है ना। तो बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि व्यापम का जो अभी का पैटर्न है वो पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस रहता है। आपने देखा होगा फूड पे आधारित प्रश्न आते हैं, मैच करने वाले प्रश्न आते हैं, उन सभी में एकदम बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अंक, जिसको इंग्लिश में डिजिट या फिर न्यूमरल के नाम से जाना जाता है, वो है क्या। तो हम जानते हैं कि हमारे पास गणित में 0 से लेकर के 9 तक की टोटल कितनी, 10 गिनती करें अगर हम, 0 1 2 से लेकर के 9 तक, तो ये टोटल कितने अंक होते हैं हमारे पास, 10 अंक होते हैं। ठीक है ना। ये इनकी हम गिनती बता रहे हैं कि अगर इनको गिना जाएगा तो 10 अंक होंगे। लेकिन कौन कौन से अंक होंगे उसको देखिए, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन इसके 9 के बाद जो हम लेते हैं ना 10, ये अंकों में नहीं गिना जाता। अंकों में क्यों नहीं गिना जाता है, अंकों में केवल हम उनको लेंगे जो अकेले अकेले हैं। ठीक है ना, 0 से लेकर के जो 9 तक के हमारे अंक होते हैं वो अकेले होते हैं। ये हम संख्याओं को पहचानने के लिए, है ना, अंकों को पहचानने के लिए, संख्या को ही पहचानने के लिए समझिए, एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल की तरह हम यूज करते हैं, सिंबल्स की तरह। ठीक है, तो ये होते हैं क्या, हमारे अंक, डिजिट या न्यूमेरिक। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक के जितने भी होंगे, जितने भी हमारे पास 10 अंक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे अंक या डिजिट कहलाते हैं। अब इन्हीं का अगर कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, कॉम्बिनेशन यानी कि जैसे कि ये 10 हो गया, 10 लिखा हमने, 1 और 0 लिखा एक साथ में, यहीं पर लिख दे हम अगर 2 और 9 लिख दे, ठीक है, तो ये दोनों भी क्या होगा, आपस में कॉम्बिनेशन बना दिया हमने, है ना। अगर इसी को मैं 3 अंकों वाला बना दूं, इसी को अगर हम 4 अंकों वाला बना दें, ठीक, इसी को और बड़ी संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। ये सब जो कॉम्बिनेशन है ये किससे मिल करके बना है, इन अंकों से मिलकर के बना है। और इन अंकों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे, संख्या या नंबर्स कहते हैं।
ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है, या तो फिर नंबर्स कहा जाता है। हम बहुत सारे नंबर्स की बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो है हमारा डेसिमल सिस्टम, तो हम उसी में आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो नंबर्स के बारे में देखिए, तो नंबर्स क्या होता है, एक से अधिक अंकों के कॉम्बिनेशन को, समूह को जब साथ में मिला करके लिखा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है, या तो फिर नंबर कहा जाता है। इसमें देखिए, ये आपकी दो अंकों की संख्या होगी। इन सभी को अगर देखा जाए तो वो एक अंकों की संख्या, वो खुद भी आपस में संख्याएं हैं, है ना। नंबर्स जो अंक है, उनको हम संख्या कह सकते हैं, लेकिन संख्याओं को नंबर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इस लाइन को अच्छे से कोट करके आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि अंकों को संख्या कहा जा सकता है, लेकिन संख्याओं को अंक नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि संख्याएं क्या होती है, अंकों का समूह होती है, कलेक्शन होता है, उनका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक अंक वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या, अंकों से मिलकर के बना है ना संख्या, तीन अंकों वाली, चार अंकों वाली, यहाँ तक की जो दशमलव के रूप में लिखी जाती है, वो भी हमारी क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है, अंक नहीं कहलाते। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसको सीखे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। बहुत ही बेसिक चीज है, और ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी व्यापम के पैटर्न के हिसाब से इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस बना देगा, है ना। कि नीचे आपको जो कथन और कारण वाले प्रश्न देते हैं ना, उसमें दे देगा, कथन और कारण में। ठीक है, क्या दे देगा, कि हमारे पास क्या है, अंक है ना, अंक, या बोल देगा संख्या अंक होती है। ठीक, कारण क्या देगा, संख्याएं, संख्याएं किनसे मिलकर के बनी होती है, अंकों से बनी होती है, अंकों से बनी होती है। ठीक, अब नीचे में आपके वही चार ऑप्शन, कि आपका जो कथन है और कारण है, क्या ये सही है, पहला ऑप्शन दे देगा आपको, ए सही है, आर सही है, और व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर होगा यही होगा, है ना, कि जो संख्याएं होती है वो अंक ही होती है। ठीक है ना, संख्या किससे मिलकर के बनी होती है, अंकों से मिलकर के बनी होती है, संख्याएं अंकों से मिलकर के बनी होती है, इसका कारण हो जाएगा। ठीक, चलो, तो अब आते हैं हम, अब किसमें, अपने जो हमको मेन टॉपिक आज का है, वो क्या टॉपिक है हमारा, दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम इसको क्यों कहा जाता है, डेसिमल का अर्थ होता है 10। ठीक है ना, दहाई से लिया जाता है डेसिमल। ठीक है, तो इस जो संख्या प्रणाली, हमारे पास बहुत सारी संख्या प्रणाली है ना, बाइनरी सिस्टम है हमारे पास, डेसिमल सिस्टम है, जैसे आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वहां पे ऑक्टा सिस्टम भी पढ़ेंगे, हेक्सा सिस्टम भी पढ़ेंगे, जो कि 8 आधार और 16 के आधार पर चलती है। ठीक है ना, तो वैसे ही हमारे पास अभी क्या है, डेसिमल सिस्टम, जो कि दहाई पर आधारित होती है, जो कि 10 पे आधारित होती है। ठीक, तो दशमलव प्रणाली वह संख्या पद्धति है जिसमें 0 से 9 तक के 10 अंकों का उपयोग करके सभी संख्याएं बनाई जाती है। और इस संख्या प्रणाली का जो आधार होता है, बेस होता है, या रेडिक्स होता है, वो कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तथा प्रत्येक स्थान का मान 10 की घात के रूप में आधारित होता है। ठीक, वो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम, कि 10 के घात के आधार पर किस तरीके से आधारित होता है। हमको अभी क्या ध्यान रखना है, कि हमारा जो आधार होता है किसका, दार्शनिक प्रणाली का, वो कितना होता है, 10 होता है। ठीक, 10 होता है दार्शनिक प्रणाली का। कुछ देखते हैं यहाँ पे उदाहरण, तो ये जो 9 है, ये एक अंकीय संख्या है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणित 10 की घात 0। घातांक आपने पढ़ा होगा, तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। इसको हल करने से क्या आ जाएगा आपका, 9 गुणित 1, यानी कि 9 ही आएगा, वापस वही मिल जाएगा,
है ना। इसमें जितनी भी दार्शनिक प्रणाली में जितनी भी संख्याएं होती है वो कहीं ना कहीं किसके 10 के घात के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है ना, उसमें गुणा किया जा सकता है उसको। अब दो अंकों में देखिए, तो दो अंकों में क्या क्या आ जाएगा, आपका 84 लिखा हुआ है ना, तो इस 84 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 गुणित 10 की घात 1 धन 4 गुणित 10 की घात 0 लिख सकते हैं। ये आपका हल करने से क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और दोनों को जोड़ने से फिर से क्या बन जाएगा, ये 84 बन जाएगा। क्लियर है ना। वैसे ही ये 3 अंकों वाली, ये 4 अंकों वाली, और ये दशमलव वाली, इसको अभी और आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। तो ये है हमारा क्या, दार्शनिक प्रणाली। ठीक, डेसिमल सिस्टम। चलिए अब इसी में कुछ चीजें जो हमको जाननी है उनको एक एक करके देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। चलिए अभी हम क्या देखें, स्थानीय मान और अंकित मान, है ना, दोनों सेम चीजें लगती है, कंफ्यूजन बहुत होता है। आपने छोटी कक्षा में इसको पढ़ा होगा, चौथी पांचवी छठवीं इन कक्षाओं में इनको पढ़ाया जाता है, उसी में आपने इसको पढ़ा होगा, है ना। चलिए स्थानीय मान, स्थानीय यानी कि स्थान का मान, कि कोई संख्या जो है वो किस स्थान पर उपस्थित है उसके हिसाब से उसका स्थानीय मान निकाला जाता है। और दार्शनिक पद्धति में हम इसको किस तरीके से देखते हैं, 10 के आधार के रूप में। जैसे अभी हमने 84 लिखा था, 84 को क्या लिखा था हमने, 80 धन 4 ऐसा लिखा था, है ना। इसी को क्या लिखा जा सकता है, 8 गुणित 10 की घात 1 और 4 गुणित 10 की घात 0, इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। तो दार्शनिक प्रणाली में जो संख्याएं, जो संख्या दी हुई है उनमें जो अंक दिए हुए हैं उनका स्थान क्या है, वो इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, किस स्थान पर है, उसके बारे में बताना, उसके स्थान को बताना ही क्या कहलाता है, उस संख्या का स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या रहती है उसको हम पीछे साइड से यानी कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, वो क्या लिखा जाता है, इकाई। सबसे राइट में जो रहेगा वो क्या कहलाता है, इकाई। उसके बाद फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, इस तरीके से लिखते हैं, है ना, इस तरीके से बनाते जाते हैं इसको। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से हमने क्या किया है, 84 को 80 धन 4 के रूप में लिख दिया है। तो अगर देखा जाए तो ये 84 में जो 4 का स्थान है वो कहाँ पर है, इकाई पर। ठीक है, और 8 का स्थान है वो कहाँ पर है, उसके दहाई पर। ठीक है, वही उसका स्थानीय मान है। कौन से प्लेस पर है वो, 4 इकाई के स्थान पर है, तो उसका जो स्थानीय मान लिखेंगे हम वो कैसे लिखेंगे, स्थानीय मान। ठीक, कितना लिखेंगे, 4 का 4, यहाँ पे लिख देते हैं हमारी संख्या। ठीक, और यहाँ पर लिख देते हैं उसका स्थान, कि कौन से स्थान पर है। जैसे कि हमने मान लिया क्या, 4 माना था, ये कौन से स्थान पर था, इकाई के स्थान पर था, तो इसका स्थानीय मान केवल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो जाएगा। अगला देखिए, दहाई के स्थान पर हमारा क्या दिया हुआ है, दहाई के स्थान पर हमको 8 दिया हुआ है ना, 8 दिया हुआ है। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 8 ना होकर कैसा होगा, 8 गुणित 10 होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 80। उसका स्थानीय मान कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी प्रश्न देखते हैं, कुछ को सॉल्व करते हैं। उससे पहले ये जो नोट है वो आप ध्यान रखेंगे। पहली चीज क्या है कि प्रत्येक स्थान का स्थानीय मान 10 की घात पर आधारित होता है, ये हमने देख लिया, है ना। इन दोनों नोट के बारे में हम अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहले कुछ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो नॉर्मल वाला हो गया हमारा, जिसमें दशमलव नहीं दिया गया है। ठीक है, जब दशमलव दे दिया जाएगा तो दशमलव वाले संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम अंकित मान पे आएंगे। तो देखते हैं, हमारे पास अगर संख्या दे दी गई 84.38, 39 कर देते हैं, 84.39। ठीक, तो ये जो दशमलव है, दशमलव के इस ओर को क्या बोलेंगे, दाया। ठीक, दाया नहीं, उल्टा हो जाएगा, है ना, बाया।
ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को बोलेंगे राइट हैंड साइड, जो कि आपका दायां हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैसे बढ़ेगा? इस साइड जाएंगे तो और इस साइड जाएंगे तो चीजें कैसे बदलते जाएगी? तो जब इस साइड जाएंगे, बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो बाएं साइड में क्या हो जाएगा? 8 गुणित 10 की घात 1 धन 4 गुणित 10 की घात 0, ऐसा लिखेंगे इसको, है ना, जिसको क्या लिखा जा सकता है फिर? 80 धन 4 लिख सकते हैं। उसके बाद दशमलव के जब इस साइड आएंगे तब ये क्या लिखा जाएगा? 0 दशमलव, ये कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है ना, दशमलव की इस साइड जाएंगे तो, उसके बाद अगले वाले में जाएंगे तो 0.09, कैसे? देखिए, जहां जहां पर हमको जाना है, 9 तक जाना है ना हमको, तो 9 से पहले जितनी भी संख्याएं होंगी, दशमलव के बाद की बात कर रहे हैं, जितनी भी संख्याएं होंगी वो शून्य होते जाएगी, शून्य होते जाएगी, यानी कि ये वाला शून्य बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका 0.9 आ जाएगा दशमलव के बाद। वहीं पर देखा जाए तो दशमलव के जस्ट बाद यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, उसकी वजह से हम डायरेक्ट इसको 0.3 लिख सकते हैं। इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो ये 3/10 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये 3 बटा कितना हो जाएगा? कितनी संख्याएं हैं? 2, तो ये 9 बटा क्या हो जाएगा आपका? जितनी दशमलव के बाद संख्याएं होती है उतने ही क्या लगा देते हैं, नीचे में शून्य लगा देते हैं, तो इसको 9/100 लिख सकते हैं। अब इनके मानों पर आते हैं, तो ये तो आपका हो जाएगा 0.3, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, और ये 0.09। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो तरीका क्या है आपका? जैसे यहाँ पर घात कितना हो गया? 0 हो गया ना, अब इसी घात को हम कम करते जाते हैं, कम करते जाएंगे तो आपका क्या लिखाएगा? ये 3 गुणित 10 की घात ऋण 1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/10 लिख सकते हैं। फिर 3 गुणित 9, 9 गुणित 10 की घात ऋण 2, जिसको क्या लिखा जा सकता है? 9/100 लिखा जा सकता है, घातांक के नियम से लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसको जब हल करेंगे तो ये 0.3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0.09 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख करके हम इसके स्थानीय मान बता सकते हैं, जैसे कि 80 लिखा हुआ है, तो 80 कहाँ पे लिखा हुआ है? ये दहाई के स्थान पर लिखा हुआ है, ये इकाई के स्थान हो गया, ये हो गया आपका इकाई, ये हो गया आपका दहाई। ठीक है, अब दूसरे साइड बढ़ते हैं। दूसरे साइड ये कौन से स्थान पर है? 10वें भाग पर। ठीक है ना, तो 10वें भाग पर, यानी कि इसको क्या लिखेंगे? 10वां। इकाई दहाई नहीं है ये, जब हम पीछे जाते हैं यानी कि दशमलव के उस पार जाते जाएंगे तो वो बटे के रूप में लिखाते जाता है, यानी कि वो भाग के रूप में दर्शाएगा। भिन्न जब पढ़ते हैं हम तो वो भाग दर्शाता है ना, ये पूरा भाग हो गया। अब इसको अगर 3 टुकड़ों में मैंने बांट दिया तो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, और ये तीसरा भाग हो गया। ठीक है ना, तो वैसे ही इसको क्या लिखेंगे हम? 1/3, 2/3 और 3/3, इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से दर्शाने के बाद जब भिन्न को भिन्न के रूप में दर्शाया जाता है तो हम पढ़ते कैसे हैं उसको? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। वैसे ही ये दहाई पर बेस है ना, 1/10, यानी कि ये किसमें है? दहाई वाले में है, दहाई वाले में, यानी कि 10वां भाग हो गया। ठीक, यहाँ पर आएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? 100वां भाग हो जाएगा। क्या कहलाएगा ये? 100वां भाग कहलाएगा। ठीक है, तो अब इनके स्थानीय मान बताएंगे, तो 80 का स्थानीय मान क्या है? दहाई, और ये किस तरीके से लिखा जाता है? 80 अंक के रूप में दर्शाना पड़ेगा हमको, है। अब 4 का जो मान है वो कितना है? स्थान क्या है? इकाई है, और उसको किस तरीके से दर्शाएंगे हम? स्थानीय मान में स्थानीय मान लिखते जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो 8 का स्थानीय मान कितना हो गया? 80 हो गया। 4 का स्थानीय मान कितना हो गया? यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर 3 का स्थानीय मान, इस पूरे संख्या में 3 का स्थानीय मान कितना है? 0.3। कौन से भाग पर, कौन से स्थान पर मौजूद है वो? 10वें स्थान पर मौजूद है। वैसे ही जो 9 है उसका अगर
स्थान देखा जाए तो वो 100वें स्थान पर मौजूद है, और 100वां हिस्सा इसका था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.0। ये इसके स्थानीय मान हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, स्थानीय मान को निकालते हैं, है ना। दशमलव के एक साइड क्या रखते जाएंगे, हम 10 की घात बढ़ाते जाएंगे, और दशमलव के दूसरे साइड हम 10 की घात को कम करते जाएंगे। अगर आप इसको इस तरीके से देखें, इस तरीके से खड़े होकर, तो ये साइड आपका दायां हो जाएगा और ये साइड आपका बायां हो जाएगा। हम लिखने के तरीके से देखते हैं, ये चीज आपको रीजनिंग में भी काम आएगी, यहाँ पे भी काम आ जाएगी, है ना। तो इस साइड को हम हमेशा लेफ्ट लेंगे और इस साइड को क्या लेंगे, राइट लेंगे। यही तरीका आप भी अपनाइए ताकि ये आसानी से हल हो जाए, है ना, आपका ज्यादा कंफ्यूजन पैदा ना करे। अब आते हैं हमारे नोट पर। तो ये हमने पढ़ लिया था, क्या प्रत्येक स्थान का मान 10 की घात पर आधारित होता है। ठीक है, जब हम दाएं से बाएं की ओर जाते हैं, दाएं से बाएं मतलब दाएं से बाएं की ओर जाते हैं, इस ओर जाते हैं, किस ओर जाते हैं, इस ओर जाते हैं। ठीक है ना, दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो प्रत्येक स्थान 10 गुना बढ़ता जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, 10 क्या होते जाएगा, उसमें बढ़ता ही जाएगा। वैसे ही दूसरी तरफ देखें, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, ये हमारा बायां है, ये हमारा दायां है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो क्या होते जाता है, 1/10 होते जाता है। यहाँ देखिए, ये जब हम दशमलव से आगे आए तो हमारा 3 जो है वो कैसा लिखा गया, 1/10 के फॉर्म में, 3/10 लिख दिया हमने उसको, 3 × 10 की घात ऋण 1 लिख दिया, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या होते जाएगा, ये स्थानीय मान 1/10 के रूप में दशमलव के बाद लिखता जाता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि व्यापम के नए पैटर्न के हिसाब से आपको इन पॉइंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए, ये हो गया क्या आपका स्थानीय मान। ठीक, अब आते हैं हम हमारे अंकित मान पर। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ प्रश्न हम आगे और देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं अंकित मान। अंकित मान मतलब, अंकित का क्या मतलब होता है, वही मान जो वहां पर दर्शाया गया है ना। जैसे कि हम अंकित मूल्य पढ़ते हैं, अंकित मूल्य क्या होता है, जो प्राइस टैग में लिखा रहता है वही मूल्य क्या कहलाता है, हमारा अंकित मूल्य कहलाता है ना। यानी कि जो लिख दिया गया, जो छप गया है, वही क्या है, उसका अंकित मान है। इसको इसी को क्या कहा जाता है, और अंक मान कहा जाता है, या फिर फेस वैल्यू कहा जाता है। जहां पर जो चीज उपस्थित है वही उसकी स्थिति है, वही उसका क्या हो जाता है, अंकित मान हो जाता है। अंकित मान बराबर स्वयं का अंक, वही अंक खुद ही। जैसे कि अगर हम 84 लिखे तो 84 में 8 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 8 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। क्या होगा, 8 ही होगा। क्यों 8 होगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, अंकित मान बराबर स्वयं अंक, तो वो अंक खुद क्या है, 8 है। ठीक है ना, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, आराम से समझिए उसको। 4 का अंकित मान अगर निकाले, 4 का अंकित मान अगर निकाले तो क्या होगा, 4 ही होगा। अंकित मान मतलब जो संख्या दी हुई है वही उसका अंक मान कहलाएगा। ठीक है, चुपचाप हमको उसी को लिख देना है स्थान। तो अंकित मान में हमको आधार देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जो संख्या है उसी को चुपचाप लिख देंगे। लेकिन स्थानीय मान में हमको उसका आधार देखना है ना, 10 के आधार पे रहता है, 10, 100, 1000 इस तरीके से। अब इसको घात के रूप में कैसे लिखे, तो ये है आपका स्थानीय मान का सारणी, जिसको हम घातों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है एक, इकाई लिखा है ना, और इकाई को क्या लिख सकते हैं हम, 10 की घात 0 लिख सकते हैं। वैसे ही आते हैं हम 10, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 1 लिख सकते हैं। वैसे ही जब 100 लिखेंगे तो कितने शून्य है, इसमें 2 शून्य है, 2 शून्य है, इसलिए 10 की घात कितनी हो जाएगी, 2। शून्य को गिनना है, उतना ही घात लगा देना है। यहाँ पे कितना शून्य है, 1, 2 और 3। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 हो गया। ठीक, यहाँ पर कितना शून्य है, ये लास्ट वाले में देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 7 हो जाएगा।
ठीक है, तो 10 की घात इस तरीके से हम बना सकते हैं। इनके मान इसको पढ़ लीजिए, इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, इकाई, ये वाला आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये वाला करोड़, है ना। तो इसका स्थान कहाँ पर है, करोड़ पर है, 10 की घात 7। ठीक है, इस तरीके से हम घात लगाते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर हम उल्टा लें, उल्टा ले यानी कि इसी में थोड़ा सा बना देते हैं हम, उल्टा लेंगे, दशमलव के पीछे जाते जाएंगे, दशमलव के पीछे पीछे जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 10 की घात ऋण 1 चालू हो जाएगा, 10 की घात ऋण 1। इकाई वाले को छोड़ देते हैं, हम दहाई से स्टार्ट करते हैं, है ना। 10 की घात क्या हो जाता है, ये ऋण 1। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 10 की घात ऋण 1 को 10वां भाग, 10वां। ठीक है, फिर 10 की घात ऋण 2, ऋण 2 यानी कि ये क्या है आपका 1/10 है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1/100 हो गया। अब 100 वाले को क्या बोलेंगे, 100वां भाग, क्या बोलेंगे, 100वां। ठीक है, फिर आ जाते हैं 10 की घात ऋण 3 में, यानी कि 1/1000 हो गया आपका। तो कौन सा भाग हो गया आपका, ये 1000वां भाग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या इसको, 1000वां। ठीक है ना। वैसे ही अगर आ जाते हैं 10 की घात ऋण 4 में, तो ये नीचे क्या लिखा जाएगा, 10 की 4 शून्य रहेगा, जिसको हम 10,000 कहते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 10,000वां। बहुत टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस चाहिए, उससे आसानी से आपसे ये बनते जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आगे का आप फिल कर लेंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, 10,000वां, फिर लाख, है ना, लाख का स्थान आ जाएगा, फिर 10 लाख आ जाएगा, फिर करोड़ का स्थान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, हमारा स्थानीय मान के लिए क्या दिया गया है, एक सारणी दी गई है, जिससे हम घातों को समझ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हम क्या, अब जो दशमलव संख्याएं होती है ना, मेन हमारा दशमलव प्रणाली में दशमलव को पूरी तरीके से जानना है। तो दशमलव होता क्या है, तो संख्याओं के बीच में क्या हो जाता है, इस तरीके से संख्याओं के बीच में ये एक छोटी सी बिंदी रहती है, जिसको हम दशमलव का स्थान कहते हैं, दशमलव कहते हैं, दशमलव के नाम से जानते हैं। तो ये दार्शनिक पद्धति में संख्याओं को लिखने का एक तरीका है, जो कि 10 के आधार पर दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इन्हीं पर क्या करेंगे हम, इनका जोड़ सीखते हैं, इनका घटाव सीखते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बेसिक चीजें आती होंगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर बैठ के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता वो बड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है ना। जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ा जाएगा तो किस तरीके से जोड़ेंगे और उसकी वैल्यू हमको किस तरीके से मिलेगी, दशमलव को जोड़ने से दशमलव ही प्राप्त होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, उसको देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारा क्या, 25.4 और 13.25। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अब शिक्षक भर्ती में तो इंटरव्यू का वैसे नहीं है, लेकिन आपको जब जाएंगे ना कभी इंटरव्यू के लिए मैथ्स के, या अगर प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में आप ट्राई करते हैं, केवी में ट्राई करते हैं, एमआरएस में ट्राई करते हैं, है ना, तो एक बेसिक क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, एक ऐसी संख्या दे दी जाएगी और इसको पढ़ के बताओ बोलेंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत कर देते हैं, क्या पढ़ देते हैं, 13.25 पढ़ देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आती है उनको डिजिट फॉर्म में बोला जाता है, अंकों के रूप में बोला जाता है, यानी इसको क्या बोलेंगे, 13.25, इस तरीके से बढ़ेंगे, है ना, 25 नहीं कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसको हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे कैसे, हमने लिखा 25.4। ठीक, अब दूसरी संख्या को कैसे लिखेंगे, तो इसके जस्ट नीचे उतारेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव उतारेंगे, दशमलव के लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं उनको उतारेंगे, ये 13, दशमलव के राइट साइड में जो चीजें हैं उनको भी उतार देंगे, ये 2 और ये 5। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ेंगे। अब क्या यहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं, 5 के ऊपर में तो कोई संख्या ही नहीं है, कोई अंक ही नहीं है,
तो किससे जोड़ेंगे उसको? तो दशमलव के आगे हम कितना भी शून्य लगाएं उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक है ना, जैसे हम लोग पैसे लिखते हैं, जब रुपए लिखते हैं तो कितने कैसे लिखते हैं? 24 रुपए, इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि हमको पैसे वहां पर नहीं दिए गए, तो शून्य शून्य लिख देते हैं, है ना। या फिर इसी को जब पैसे के रूप में लिखेंगे तो 24 रुपए 50 पैसे, इस तरीके से पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए दशमलव के बाद शून्य लगाने का कोई महत्व नहीं रहता, दशमलव के जस्ट बाद ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ था तो इसको 40 भी लिखा जा सकता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इसको क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ना बहुत इजी है, जैसे संख्याएं जोड़ते हैं, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। ये 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3, और दशमलव की जगह पे आ जाएगा दशमलव। ठीक है, इसका आंसर कितना आया आपका? 38.65। ठीक, अब दूसरी संख्या को जोड़िए, तो एक साथ 3 संख्याएं दे देगी है। 7 5 2.08, दशमलव के इधर 5 दिया हुआ है, दशमलव के राइट साइड में 6 दिया हुआ है, कोई संख्या नहीं है मैच करने के लिए, इसलिए हमने 0 लगा दिया। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, तो 8 और 5 हो जाता है आपका 13, ये आपका आ जाएगा हासिल, है ना। 7 और 7 हो गया आपका 14। अब इसका हासिल जैसे नॉर्मल संख्याएं जोड़ते हैं वैसे ही हासिल दे दे करके ही जोड़ना है, कोई बड़ा काम नहीं है, है ना। तो ये कितना हो गया आपका? 6 और 2 8, और दशमलव के स्थान पर दशमलव। ठीक है, तो 8.43 इसका हल हो गया, है ना। तो दशमलव का जोड़ इस तरीके से करेंगे। दशमलव का घटाना जो है वो बस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ट्रिकी इसलिए क्योंकि ये शून्य लगाना पड़ता है हमको, शून्य लगाने से हमको हासिल लेना पड़ता है ना, बोरो करना पड़ता है, चलिए उधारी लेना पड़ता है। तो इसको घटाते हैं, घटाएंगे कैसे? सेम लिखेंगे उसी तरीके से, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, और संख्याएं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कर देनी चाहिए। चलिए, तो ये 5 और 5 घटा रहे हैं ना, 0 हो गया, ये हो गया आपका 5, दशमलव की जगह पे दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ पर लेने के लिए क्या बनाते हैं, इसको 15 बना देते हैं, 15 में 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका? 7 बच जाएगा। और ये कितना बन गया है? 3, 3 में 1 गया तो 2, क्या बन गया? ये 27.50 बन गया। ठीक है, अब अगला देखें अगर, तो हमको क्या दिया अगला वाले में? 8.0, दशमलव के आगे में 2 लिखा हुआ है दूसरी संख्या में, और इधर लिखा है 3 7 और 5। ठीक, अब यहाँ पर आकर के कुछ लोग फंस जाते हैं, है ना। तो जैसा कि हमने बताया कि दशमलव के बाद जो संख्याएं आती है उसमें आप शून्य लगा सकते हैं, लगा दीजिए। लगा लिया हमने। अब इसको जैसे नॉर्मली संख्या को घटाते हैं उसी तरीके से घटाएंगे। तो अब ये शून्य तो रहेगा नहीं, ये क्या बनाना पड़ेगा इसको? 10, तो यहाँ से जाएगा जी, ये 7 हो गया, ये पहले 10 था अब उसको उधारी चला गया तो ये बन गया 9, है ना। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको आती होंगी, तो डायरेक्ट हम घटा देते हैं। 10 में 5 गया तो 5, ये आ गया 2, ये आ गया 6 दशमलव, और ये हो गया 5। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, दशमलव को घटाएंगे। अब जोड़ना और घटाना दशमलव का इजी रहता है, कहाँ पर और जाकर के फंसते हैं? उनके गुणा करने में, है ना। चलो, तो गुणा करके देखते हैं। गुणा करना भी एकदम इजी रहता है, चुपचाप क्या करना है, संख्याओं का गुणा करना है, फिर जितनी संख्याओं के बाद हमको दशमलव दिया गया है हम उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। जैसे इन दोनों का अगर गुणा किया जाए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करने के लिए 25 और 4 का गुणा करेंगे पहले। ठीक है ना, तो 25 100 कितना होता है आपका? 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सिर्फ एक ही संख्या जो दी हुई है, पहली वाली जो संख्या दी हुई है वहां पे हमको दशमलव दिया है, दूसरी वाली संख्या में नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद केवल एक संख्या दी हुई है ना, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, पीछे में एक संख्या छोड़ देंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद केवल कितनी संख्या थी? एक संख्या थी, तो हमारे उत्तर में भी दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या आनी चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो गया? 10.0, यानी कि 10 हो गया। ठीक है, यहाँ आते हैं, तो इसको जब करेंगे तो 25 और 4 का फिर से हमने गुणा कर दिया, है ना। मुख्य संख्या में देखा जाए तो 25 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 25 चौक फिर से कितना हो जाएगा? 100 हो गया। अब देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2, और यहाँ पर दशमलव के बाद 1, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 3 संख्याएं हो गई।
टोटल कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो हमको 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है ना। पीछे से 3 संख्या के बाद, मतलब 1 2 3, तो दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ सामने में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.100। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया क्या आपका? गुणा हो गया। अब देखते हैं क्या इसमें कि भाग कैसे किया जाता है, उसको देखिए आप। भाग को अगर देखें हम, तो भाग को दो कंडीशंस में करते हैं। पहला कंडीशन आपका क्या दिया हुआ है कि जो भाजक है वो पूर्ण संख्या के रूप में है ना। हम इस तरीके से लिखते हैं इसे। यहाँ पर हमारा भाज्य हो जाता है, यहाँ भाजक, और इस जगह पे भागफल होता है ना। और कुछ बच गया तो यहाँ पर शेषफल लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो भाजक है, जो भाग करने वाला है, यदि वो पूर्ण संख्या हो यानी कि 0 1 2 3 इस तरीके की कोई संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, तब हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, वो पहला कंडीशन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर यही भाजक हमारा दशमलव के रूप में है, यानी 32.5 लिखा हुआ है, दशमलव के रूप में लिखा हुआ है, तब हम इसे किस तरीके से हल करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर देखते हैं इसको। इसको हल करने से पहले हम कुछ चीजें थोड़ी सी देख लेते हैं। वो क्या है कि जो हमारा दशमलव रहता है ना, उसको भिन्न के रूप में कैसे हल करेंगे, उसको आगे और भी देखेंगे हम अच्छे तरीके से। अभी हम देखते हैं, जैसे कि हमारा दशमलव लिखा हुआ है इस तरीके से। दशमलव की एक संख्या लिखी हुई है 4.25, है ना। इसको हमको भिन्न के रूप में बदलना है। तो भिन्न के रूप में हम कैसे बदलेंगे? तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? पूरी संख्या को एज इट इज लिख देंगे, यानी 425 हमने लिख दिया। अब बटे करेंगे, और बटे में ये जो दशमलव लिखा हुआ है इसको 1 मान लेंगे, और दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उसको मान लेंगे 0। तो दशमलव के बाद 1 और 5, दो संख्या लिखी है ना, तो ये 0 और 0, तो क्या बन जाएगा? ये 425/100 बन गया। ठीक है ना। और इसी को अगर भिन्न के रूप में दिए हैं, इसको दशमलव के रूप में बदलना है तो भाग करना पड़ेगा। भाग विधि से उसको आसानी से हल किया जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि दशमलव संख्या को किस प्रकार भिन्न में बदला जाता है। ठीक है, अब जब इसको भिन्न में हम बदल दिए हैं, तो अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए क्या? भाग को करना, है ना। तो भाग को करने की मैं आपको दो विधि बता देती हूँ। पहले तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 2.8 भागित 4 लिखा हुआ है। अब देखिए, जो 4 लिखा हुआ है, जो भाजक लिखा हुआ है, वो आपका पूर्ण संख्या है। अब ये पूर्ण संख्या जब लिखा हुआ है, तो इसको किस तरीके से भाग करेंगे? तो दो मेथड देखेंगे इसमें। जो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है, वो क्या है? हमारा नॉर्मल भाग, है ना। यानी कि 2.8 को हम भाग करेंगे किससे? 4 से। ठीक है, तो 4 से जब भाग करेंगे तो जो 2 है वो 4 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पर 0 लगा देंगे। जब इसको 0 से भाग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2.8 वैसे का वैसे ही बच जाएगा। अब इसके जस्ट बाद क्या लग रहा है? दशमलव लग रहा है, इसलिए हम भी यहाँ पर क्या लगा देंगे? हमारे भाग में दशमलव लगा देंगे। अब जब यहाँ दशमलव लगा दिए तो यहाँ से दशमलव को हटा देंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या कर रहे हैं हम। पहले तो ये 2 छोटा था, इसलिए इसको 0 बार में हमने भाग कर दिया। अब 2 के जस्ट बाद दशमलव दिया हुआ है, तो हम अपने भाग फल में भी 0 के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। लगा दिया। अब यहाँ जब दशमलव लगा दिए, तो यहाँ से दशमलव का कोई काम नहीं, तो हटा देंगे। हटाने से क्या आ जाएगा? हमारा ये 28 आ जाएगा। आ जाएगा, है ना। अब 4 को 4 से भाग करना है 28 को, तो कितने बार में चला जाएगा? ये 7 बार में। तो ये हो गया 4 सत्ते 28। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका जो अभी हमने देखा कि दशमलव को अगर भिन्न में बदल दिया जाएगा, तो उस विधि से हम करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या आपका? 0.8 जो लिखा है उसको क्या लिखा जा सकता है? 28। और इस दशमलव की जगह पे क्या आ जाएगा? अंक 1 आ जाएगा। और दशमलव के बाद की जो संख्या रहेगी उसको बना देंगे 0। तो क्या आ जाएगा? 28.10 हो गया। अब प्रश्न में क्या दिया हमको? 2.8 भागित 4।
तो जब इस विधि से हम हल करते हैं, ये सेकंड मेथड है हमारा भाग करने का, इसको, है ना। तो इस विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, हम भाग को गुणा में बदल देंगे। और जब भाग को गुणा में बदल देते हैं तो भाग की जस्ट बाद वाली संख्या नीचे चली जाती है, अपोजिट बन जाती है। कैसे अपोजिट बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका 2.8। अच्छा, इसको डायरेक्ट हम क्या करें, यहाँ पर भिन्न में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 28/10 ये हुआ आपका, है ना। और ये भाग क्या बन जाएगा, गुणित बन जाएगा। तो 4 क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। 4 क्या बन जाएगा आपका, 1/4 बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो देखिए, इसको सरल किससे किया जा सकता है, 2 से कर सकते हैं, है ना। 2 से कर दीजिए, ये 2 एकम 2 और 2 चौक 8। ठीक है, और ये पंचमी, ठीक, क्या बन गया, ये आपका 14/5 और ये 1/4। ठीक है। अब क्या करते हैं, भिन्न में ऊपर का ऊपर से गुणा और नीचे वालों का नीचे वालों से गुणा कर देते हैं। तो 14 एकम 14 और 5 चौक हो जाता है 20। ठीक। अब सिंपल जो हम भाग करते हैं ना, उसी तरीके से इसको भाग कर देंगे। ये हमारा 20 और ये हो गया हमारा 14। ठीक है, तो शून्य बार में जाएगा, शून्य बार में जाएगा तो ये शून्य हो गया, 14 आ गया। अब ये तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाता है, शून्य लग जाता है। दशमलव लगाएंगे तो कितनी बार बन जाएगा, 7 बार में, 140। तो दोनों ही तरीकों में हमारा आंसर क्या आया है, एक ही आया, 0.7 और 0.7। ठीक है। तो ये विधि कई बार कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो आप इस विधि का उपयोग कीजिएगा, सेकंड मेथड का उपयोग कीजिएगा। इससे बड़ी बड़ी जो आ, दशमलव संख्याएं होती है या भिन्नें होती है ना, वो आसानी से हल हो जाती है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम हमारे दूसरे कंडीशन पे। कौन सा कंडीशन है, भाजक यदि दशमलव के रूप में दिया हो तब इसे कैसे हल करेंगे। तो भाजक यदि दशमलव के रूप में दिया हो, जैसे कि हमको लिख दिया 12.5 भागी 2.5, इस तरीके से दिया हो, है ना। तो इसको हल करने का जो पहला तरीका है वो क्या है, पहला तरीका क्या है, फर्स्ट हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर देंगे। मिनिमम कितना है इसमें, 10 है ना। दोनों पक्षों को क्या करेंगे, 10 का गुणा, दोनों पक्षों में 10 का गुणा। ठीक, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। तो जब 10 का गुणा करेंगे, 12.5 गुणित 10 करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 125 बन जाएगा। ये क्या आ गया हमारा, 125 भागे, जब 2.5 को 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 25। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट भाग हम इस विधि से कर सकते हैं अपने, है ना। ये क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। दूसरा तरीका, चलो ये तो इजी वाला था, ये तो आसानी से हो गया। कुछ और दिया हुआ है, उसको किस तरीके से हल करेंगे। मान लो इसी को दे देता 1.25 भागे 2.5, इस तरीके से दे देता, ठीक है ना। तो भी ऐसे ही अपनाएंगे उसको, है ना। इस तरीके से अपनाएंगे, देख लीजिए ना, यहाँ पे प्रश्न अलग हो गए हैं, ये प्रश्न और ये प्रश्न हमारा अलग अलग है, तो आंसर दोनों का सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर इसी तरीके से हल करें, उसके बाद फिर हम भिन्न वाले विधि पे आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हल करेंगे तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, गुणित 10 कर देंगे। तो 10 का गुणा करेंगे तो एक संख्या क्या हो जाएगी, ये हट जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये 12.5 बन जाएगा, भागित बन जाएगा 25। क्या बन जाएगा, 25। ठीक, दोनों पक्षों को किए तो अब जैसे ऊपर वाले को हल किए हैं वैसे ही नीचे वाले को हल करेंगे। नीचे वाले हल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखाएगा आपका, है ना। अब इस तरीके से लिखाएगा तो भाग करेंगे ऊपर के जैसे ही। अब हमारा जो भाजक है वो क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया ना। तो इस तरीके से भाग करने से क्या हो जाएगा, ये 25 और 12 लिखा हुआ है ना, तो शून्य बार में जाएगा, ये शून्य बार में जाएगा तो शून्य लिख दीजिए। तो क्या बचेगा, ये 12.5 बचेगा, 12.5। अब दशमलव यहाँ पर आ गया तो दशमलव हम यहाँ पे भी लगा देते हैं, मतलब अब जो भाग करना है वो दशमलव का करना है ना हमको। तो दशमलव यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हम शून्य के बाद भी एक दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ दशमलव लगाने से यहाँ का पूरा दशमलव हट जाता है। ठीक है, 125 हो गया। अभी कितनी बार में चला जाएगा, 25 बार।
5 बार में, है ना। ये आ गया क्या आपका 0.5। अब इस क्वेश्चन को भी हल करके देखेंगे सेकंड मेथड से। ये फर्स्ट मेथड से किए थे, सेकंड मेथड से इसको हल करते हैं। ये फर्स्ट मेथड से किए थे, सेकंड मेथड से इसको भी हल करेंगे। ठीक है, पहले इसी प्रश्न को देख लेते हैं। तो 1.25 है, इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा 125, और ये बन जाएगा आपका 100। ये दशमलव की जगह एक, और दो ठोक संख्या है तो दो ठोक जीरो। और जो 2.5 है, इसको अगर हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 25/10। दोनों का क्या करना है, हमको भाग करना है। तो भाग करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या लिखा हुआ है 1.25 भागित 2.5 ऐसे लिखा हुआ है ना। अब इसको गुणा कर देंगे, पहले इसको भिन्न में बदल देते हैं। भिन्न में बदल के 125/100, इसको क्या करेंगे, भाग अभी रहने दीजिए, और ये 25 क्या हो जाएगा 10 हो गया। अब जो भाग लिखा हुआ है उसको हमको गुणा में बदलना है। तो गुणा में बदलने के लिए 125/100, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ये क्या हो जाता है, पलट जाता है, यानी कि ये 10/25 हो जाएगा। ठीक है, अब कटा देते हैं। क्या क्या कटेगा, 25 एकम 25, 25 पंचे 125 हो गया। यहाँ से 10 एकम 10, 10 दहम 100। ठीक है, बचा क्या क्या, ऊपर में बचा है 5 और नीचे में बचा है 10। जब इसको भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा 0.5। देख लीजिए, दोनों ही मेथड से हमको आंसर सेम मिला है, लेकिन ये वाला जो भिन्न में बदल के बनाने वाला है वो थोड़ा सा इजी लगता है ना? तो हम उसी तरीके में जाएंगे। यहाँ पे भी आए और सेकेंड मेथड अगर अपनाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका 12.5 भागित 2.5 ऐसा लिखा हुआ था। इसको अगर भिन्न में बदल दे तो क्या हो जाएगा, ये 125/10 भागित 25/10 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको भाग को गुणा में बदलना है। तो 125/10, और ये हो जाएगा, जब गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर लिखा जाएगा, है ना। अब जो कटता है कटा दो, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, पूरा कट गया, सिर्फ क्या बचा है हमारा 5। तो इस कंडीशन में भी 5 आया, इस कंडीशन में भी 5 आया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम भाग वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे जो है क्या, आपका विस्तारित रूप लिखिए। विस्तारित रूप लिखने का मतलब क्या है, जो हमने देखा था ना, क्या देखा था इसमें, स्थानीय मान देखे थे, वही इसका विस्तारित रूप है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आपको समझा दिया गया है कि किस तरीके से प्रश्नों को बनाया जाएगा, है ना। ये प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, है ना। आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में लिखिए, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। और अवरोही का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग क्रम में। अब याद कैसे रखेंगे, बहुत लोगों को याद नहीं होता है, तो आप या तो इंग्लिश टर्म देख लीजिए इसका, आरोही का असेंडेंट और अवरोही का डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। या तो उससे देख लीजिए, या फिर आपको हिंदी में ही जाना है तो आ मतलब बड़ा आ ना, बड़ा आ यानी कि बढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा वहां पर, आरोही में हम बढ़ेंगे, छोटा को पहले लिखेंगे, बड़ा वाला को बाद में लिखेंगे। चिन्हों का ज्ञान आपको होना चाहिए, जैसे कि चिन्ह में एक चिन्ह ऐसा रहता है, एक चिन्ह इस तरीके से, और एक बराबर का चिन्ह तो आपको पता होगा, है ना, एक छोटा का चिन्ह और एक बड़ा का चिन्ह। पढ़ते कैसे हैं, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से क्या है, छोटी है। ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, पहली संख्या बड़ी है दूसरी संख्या से, पढ़ते इस तरीके से है। याद कैसे रखेंगे आप, तो जिधर इस चिन्ह का मुंह खुल जाएगा, है ना, मुंह जिधर पे खुलेगा वो बड़ा होगा, ये तरीका है आपको याद रखने का। तो यहाँ पर ये दो बड़ा हो गया और यहाँ पर ये एक बड़ा हो गया, तो दूसरा वाला ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये है हमारी छोटी संख्या और बड़ी संख्या। बराबर का चिन्ह तो आपको पता है, अगर दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई हो रही है, तो क्या आ जाता है, हमारा बराबर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको इस तरीके से आरोही क्रम में आपको जमाना है। आरोही क्रम में जमाने के लिए आप कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले तो देखिए 3.25, 30.25, 0.3, एक ही संख्या से मैं बता रही हूँ, है ना, उसको आप बनाएंगे फिर
3, 2 और 5, अब मैंने सामने में लगा दिया 0। सबसे पहले क्या देखना है हमको? दशमलव को देखना है। ठीक है, तीनों में दशमलव देखे। अब तीनों के दशमलव का जो बायां भाग है ना, बायां भाग यानी लेफ्ट साइड जो है, दशमलव का पहले का स्थान है, उसमें छोटा बड़ा आसानी से हम देख सकते हैं कि इन तीनों में कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है ना। तो सबसे छोटा आपका कौन सा आ जाएगा? 0 वाला आ जाएगा। उससे बड़ा कौन है आपका? 3.25 वाला। ठीक है, ये 3, 2, 5 और लास्ट में आपका 30। 0 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा 3। दशमलव के बाद के स्थान को भी नेग्लेक्ट कर दीजिए, अगर आपके दशमलव के पहले स्थान अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है ना, तब की कंडीशन में इसको अप्लाई करेंगे। 30 दशमलव क्या हो जाएगा? 25। अब इसमें चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, अब यही कभी को ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़ा सा दिया जा रहा है, इनको बैठ करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, क्या क्या दी हुई है आपको? आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। ठीक है, देख लिया है हमने कि किस तरीके से किया जाता है, तो इसी तरीके से आप भी इसको क्या करेंगे? क्वेश्चंस को उसी तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, चलो तो नोट कर लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं इसमें कि और क्या क्या चीजें हमको दशमलव में मिलता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को दीजिए, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, जो कि सिंपल आपका जोड़ना घटाना गुणा और भाग ही है ना, और कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि कैसे देखना है। क्या दिया है? एक पुस्तक की कीमत कितनी दी हुई है? 245 रुपए 75 पैसे। पैसे के रूप में जब पढ़ते हैं तो उसको ऐसे ही पढ़ते हैं, 245 रुपए, दशमलव के बाद की जो संख्या रहती है वो पैसा कहलाती है, तो 245 रुपए 75 पैसे। और एक कॉपी की कीमत क्या दिया है? 84 रुपए 25 पैसे है। दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें छोटा सा ध्यान रखने वाला बात क्या? कुल बोला है, कुल यानी कि जोड़ना है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसान ने पहले दिन कितना? 78.75 किलोग्राम का, यानी कि 18 किलोग्राम और 75 ग्राम, ऐसे पढ़ेंगे ना इसको, पहले दिन। और दूसरे दिन में 25.50 किलोग्राम बेचा। दोनों दिन बेचा। कुल कितने ग्राम गेहूं बेचा? यहाँ पे भी कुल बोला है, दोनों दिन का जोड़ करके, है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? प्लस लग जाएगा। जिनको आता है ये चीज बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। जिनको नहीं आता है उन लोग ध्यान से इन चीजों को समझते जाएंगे, क्योंकि व्यापम का जो प्राइमरी वाला जो आपका लेवल है ना, सहायक शिक्षक वाला, वो इससे बहुत ज्यादा रिलेट करता है। ठीक है ना, क्योंकि वो प्राइमरी के बच्चों के लिए है, तो प्राइमरी के बच्चों को ये सब सिखाना पड़ता है, तो आपको वो चीजें आनी चाहिए। जब आ जाएंगी व्यापम उस तरीके से, आपको सिलेबस ही उसी तरीके से इसलिए डिजाइन करके दिया है इस बार। ठीक है ना, एक टंकी में इतना लीटर, कितना लीटर दिया है? 75 लीटर 50 ml पानी था, और उसमें इतना पानी निकाल लिया गया। निकाल लिया यानी कि कम कर लिया गया है। कितना पानी शेष बचा? शेष वाला जो शब्द आएगा उसके साथ हमको क्या लगा देना है? माइनस। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो ट्रिकी वर्ड्स हैं इनको आप पकड़िए, है ना। इन वर्ड से, की वर्ड्स बोलते हैं इनको, की वर्ड से आप क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं कि हमको कौन सा ऑपरेशन यूज करना। ठीक है ना, शेष दिया है, यहाँ पर भी देखो बचा दिया है ना, कितने रुपए बचे खरीदारी करने के बाद में। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। एक पेन की कीमत, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक पेन की कीमत कितना है? 18 रुपए 50 पैसे है। ऐसे 6 पेन खरीदने पर कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा? कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा? इससे सीधा सीधा क्या मिल रहा है हमको कि जोड़ दिया जाए। कितने बार? 6 बार। तो 6 बार आप 18.50 को जोड़ सकते हैं। कितने बार जोड़ेंगे? 6 बार। ठीक है ना, 6 बार लिख करके सबको आपस में जोड़ दीजिए। या फिर इसी का परिवर्धित रूप क्या होता है कि इसको आपस में गुणा कर दिया जाए, है ना।
एक का कीमत दिया है आपको और ज्यादा का पूछा है तो वहां पे क्या कर देंगे, हम उसको गुणा कर देंगे। एक की कीमत दी हुई है, ज्यादा की पूछी गई है, तो वहां पे क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, एक आयत की लंबाई इतना है, चौड़ाई हमको 3.2 दिया है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि इस प्रश्न में हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। मैं हिंट्स देते जा रही हूँ, आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन कराने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप हिंट के द्वारा कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी प्रैक्टिस और मजबूत हो जाएगी। ठीक, चलिए क्या दिया हुआ है अगला प्रश्न हमको। 36 किलोग्राम चावल को 8 समान भागों में बांटा जाता है। समान भागों में जब बांटा जाता है तब यहाँ पर हमको क्या करना है, भाग करना। ठीक है, समान भागों में बांट करना है। और प्रत्येक भाग का वजन कितना होगा, यानी ज्यादा का दे दिया और हमको पूछा कितने है, कितने का है, कम का है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 36.0 kg को इस 8 से भाग कर देंगे। गुणा का जस्ट उल्टा, भाग। ठीक है, गुणा में क्या करते थे, एक का दिया रहता था, ज्यादा का पूछता था तो गुणा कर देते थे। अब ज्यादा का दिया जा रहा है, एक का पूछा जा रहा है, प्रत्येक बोला है ना, एक का पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सेम है, प्रत्येक का कितना है ना, समान भागों में बांटा जा रहा है, प्रत्येक का पूछा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अगला वाला देखिए, किलोग्राम दर से बेची जाती कुल मूल्य पूछा है। ठीक है ना, एक दुकानदार ने 12.5 किलो जो चीनी है वो 42 रुपए किलोग्राम में बेचा जाता है ना। 42 रुपए प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम की कीमत दी हुई है। आपको क्या करना है, 12.5, 12.5 किलो जो चीनी है उसका मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक बस ने 125.5 किलोमीटर की दूरी तय की, यदि वापसी में ये क्या करता है, 48.75 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो वापसी में बस ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, देखो यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमको पहुंचना है अगर, है ना, जैसे कि बिलासपुर है, बिलासपुर से आपको रायपुर जाना है तो आपको 100 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो रायपुर से बिलासपुर आएंगे तब भी तो आप 100 किलोमीटर ही चलाएंगे, चलाएंगे ना। अब क्या कर रहा है वो, रायपुर से बिलासपुर आते वक्त कहीं रास्ते में रुक गया, पूरा का पूरा बिलासपुर नहीं पहुंचा। ठीक है, तो कितनी दूरी वो वापसी में बस से कितनी दूरी तय करेगा वो निकालना है हमको। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको यहाँ पर घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, एक विद्यालय में कितना, 45.6 लीटर दूध 12 विद्यार्थियों को समान रूप में बांट दिया जाता है। प्रत्येक का पूछा है, तो जब भी प्रत्येक पूछेगा, एक का पूछेगा तो क्या कर देना है, वहां पर चुपचाप भाग कर देना है। अगला देखें, एक फल विक्रेता ने पहले दिन 325.5 यानी 325 रुपए 50 पैसे, दूसरे दिन इतने, और तीसरे दिन भी उसने फल बेचे, क्या बोल रहा है, तीनों की कुल बिक्री कितनी है, तो क्या कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक्स है, आसानी से बन जाएगा आपसे, जिनसे बन जाता है बहुत अच्छी बात है। आपको 5वीं के लेवल तक के ये क्वेश्चंस है ना, उन्हीं के लेवल तक की उनको पढ़ाना है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस को मिला करके व्यापम अपने नए क्वेश्चंस तैयार करता है। किस तरीके क्वेश्चन तैयार करता है, देख लीजिए आप एक बार। इस तरीके के क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेंगे, इन सबको हम हल करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अभी हम हल करेंगे, है ना। लेकिन चूंकि इसको एक ही साथ करना पॉसिबल नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को हम अगली बार देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हल किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना उनको हल कीजिएगा। ठीक है, दूसरा वीडियो देखने से पहले आप ये जो पहला वीडियो है इसमें से सारी चीजें क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक, मिलते हैं फिर।